हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल। क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज है हमारी सीरीज़ का डे 2 और आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर को जो कि है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ की। तो जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं ना, उसको हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला इंडस्ट्री में और दूसरा कॉमर्स में। अब इन सब के भी सब क्लासिफिकेशंस होते हैं। जैसे इंडस्ट्री को हम तीन बेसिक इंडस्ट्रीज में, तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। आपने प्राइमरी सेक्टर के बारे में सुना होगा, जो एग्रीकल्चर या जो माइनिंग होती है, ये सब पार्ट जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्री का होता है। वहीं सेकेंडरी इंडस्ट्री में जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज होती हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, या कोई भी हमारी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कि हमारे बिल्डिंग्स या सोसाइटीज़ बनाती हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट होती हैं। वहीं टर्शरी इंडस्ट्री में वो सर्विसेज आती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को फेवर करती हैं, यानी कि उनका सपोर्ट सिस्टम है। लाइक जो जैसे फॉर एग्जांपल जो कि ट्रक्स जो गुड्स को सप्लाई करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मार्केट्स तक जो ट्रक्स गुड्स को पहुंचाते हैं, वो सब टर्शरी इंडस्ट्री का पार्ट है। जो एम्प्लॉयज़ फैक्ट्रीज में, या जो एम्प्लॉयज़ फैक्ट्रीज में नहीं, जो एम्प्लॉयज़ कंपनीज में काम कर रहे हैं, एमएनसीज में काम कर रहे हैं, ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, जिनको सैलरीज मिलती हैं, वो सब टर्शरी इंडस्ट्री का पार्ट है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज करा, आपको उसमें कोई भी इश्यू है, तो आप कस्टमर केयर से कांटेक्ट करते हैं, तो वो कस्टमर केयर जो है वो टर्शरी इंडस्ट्री का पार्ट है। अब जो कॉमर्स है उसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला ट्रेड में एंड दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब क्या होता है? जो एक्टिविटीज़ किसी दूसरी एक्टिविटी को सपोर्ट करती हैं, तो वो ऑक्सिलरी होती हैं उन एक्टिविटीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, एडवर्टाइजिंग है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग या फाइनेंस है, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ये सपोर्ट करती हैं ट्रेड को, ये ट्रेड को सपोर्ट करती हैं। तो इसीलिए ये सारी एक्टिविटीज़ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इन सभी एक्टिविटीज़ को वन बाय वन करके हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में। तो प्राइमरी इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स और नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम अर्थ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इसका मतलब यह है कि प्राइमरी इंडस्ट्री जो होती है ना, उसमें वो इन्वॉल्व होती है या तो रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने में, या नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने में, या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्शन में। जैसे कि हम ब्रीडिंग करते हैं, हम काउज, कोई लोग होता है जो काउज और बफेलोज को पालते हैं, हेंस को पालते हैं, क्योंकि वो उनका मिल्क सप्लाई करते हैं या एग सप्लाई करते हैं, तो वो सब जो है वो रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट है। वहीं जो हम एग्रीकल्चर में करते हैं, जो माइनिंग करते हैं, वो सब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट है। जो हम एग्रीकल्चर में करते हैं या फार्मिंग वगैरह करते हैं, वो सब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आता है। नाउ व्हाट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री? तो इट इन्वॉल्व्स extraction of products from natural resources and manufacturing of finite raw materials that industry cannot replenish through cultivation. Essential extractive industries are mining, fishing, hunting, lumbering and farming. जो हमने अभी बात करी कि फार्मिंग से रिलेटेड जो है, माइनिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ है, यानी जिस भी चीज़ से हम मदर अर्थ से कुछ निकाल रहे हैं, कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वहाँ से। जैसे हम क्रॉप्स फार्मिंग करते हैं, तो मदर अर्थ जो अर्थ है हमारी, जो हमारी धरती माता है, इनसे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इससे हम फार्मिंग कर रहे हैं, अपने क्रॉप्स उगा रहे हैं। या फिर जो हमारे अर्थ के कोर में जो भी माइनिंग करके हम रॉ मटेरियल निकालते हैं, जैसे हम ओर निकालते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, जितने भी हमारे ये सब
ओर्स होते हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, ये सब अर्थ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो वो सब चीज़ें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट होती हैं। नाउ व्हाट इज जेनेटिक इंडस्ट्री? तो जेनेटिक इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स rearing and breeding of living species like birds, plants, etc., developing raw materials and then improving them through human involvement in production process। जो कि हमने भी बात करी कि अगर हम पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं, हम फिशेस को पाल रहे हैं, या हम एनिमल्स को ब्रीड कर रहे हैं जैसे काउज या बफेलोज को, लाइव स्टॉक जो होता है, जो ये टर्म लिखा है लाइव स्टॉक, इन्हें हम काउज या बफेलोज के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं। तो लाइव स्टॉक अगर हम मैनेज करें तो ये सब चीज़ें हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट होती हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद यूजिंग मटीरियल्स which have already been extracted at the primary state। यानी कि जो भी मटेरियल हमने प्राइमरी स्टेट में एक्सट्रैक्ट करा है, फॉर एग्जांपल जो मिल्क निकालते हैं वो मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स में जाता है, या जो हमने ओर निकाले, आयरन ओर या एल्यूमिनियम ओर अर्थ से एक्सट्रैक्ट करे, वो फैक्ट्रीज में जाएंगे क्योंकि उनमें से अलग अलग मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। लाइक पेट्रोल जब अर्थ से निकाला जाता है तो उससे हम पेट्रोल नहीं कहते, उससे हम पेट्रोलियम कहते हैं। रीज़न, उस पेट्रोल को जब हम फैक्ट्रीज में या यूनिट्स में, ऐसे प्लांट्स में भेजते हैं, तो वहाँ पर उसको रिफाइन किया जाता है और उस एक पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, गैसेस और बहुत सारी चीज़ों को बनाया जाता है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है? दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड दस क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बेसिकली जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको प्रोसेस करती है, उनको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है और उसके बाद उन्हें मार्केट में आगे सप्लाई कर देती है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ प्रोडक्शन 4 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली होती है एनालिटिकल इंडस्ट्री। ये एनालिटिकल इंडस्ट्री जो है वो एनालाइज करती है और सेपरेट करती है अलग अलग एलिमेंट्स को सेम मटेरियल में से। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम को जब अलग अलग प्रोडक्ट्स में रिफाइन किया जाता है तो वो सब एनालिटिकल इंडस्ट्री का पार्ट होती हैं। बात करें हम सिंथेटिकल इंडस्ट्री की, तो सिंथेटिकल इंडस्ट्री वो होती है जो चीज़ों को कंबाइन करती है। जैसे कि सीमेंट बनाया जाता है, तो सीमेंट में क्या होता है कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, बहुत सारे केमिकल्स को कंबाइन करते हैं और उसके बाद सीमेंट मैन्युफैक्चर होता है। ऐसा नहीं है कि सीमेंट एज इट इज़ कहीं से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको पैक कर दिया जाता है, नहीं। बहुत सारे केमिकल्स को, मटेरियल्स को मिक्स किया जाता है आपस में ताकि एक गुड क्वालिटी, एक स्ट्रेंथनिंग मटेरियल बनाया जा सके जिसे हम सीमेंट कहते हैं। नेक्स्ट थिंग इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। Processing industry which involves successive stages for manufacturing finished products as in case of sugar and paper। शुगर का एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम खेतों में से जो है गन्ना या शुगर केन को लेकर आते हैं। शुगर केन को प्रोसेस किया जाता है फैक्ट्री में, उससे हम गुड़ भी बना सकते हैं जिसे हम जैगरी कहते हैं, उससे हम शुगर भी बना सकते हैं और उससे हम शुगर पाउडर भी बना सकते हैं। तो इस चीज़ को, क्योंकि हम शुगर केन को प्रोसेस कर रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, इसीलिए हम इसे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। टर्म से ही हमें समझ आ रहा है कि जहाँ पर कोई चीज़ असेंबल की जाती हो वो असेंबलिंग इंडस्ट्री होती है। फॉर एग्जांपल कार जो है एक फैक्ट्री में जो है वो असेंबल की जाती है। पहले अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं, लाइक कार की बॉडी बनाई जाती है अलग, इंजन अलग फैक्ट्री में बनाया जाता है, टायर्स अलग बनाए जाते हैं, उसके अंदर जो वायरिंग होती है वो अलग बनाई जाती है, स्पीकर्स, मिरर्स, सब चीज़ों को अलग अलग बनाया जाता है और फिर एक प्लांट में उन्हें लाकर असेंबल किया जाता है। तो इसीलिए वो सब असेंबलिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। These industries are involved in construction of buildings, dams, bridges, roads, as well as tunnels and canals. Engineering and architectural skills are an important part in the construction industries. अब इसका क्या मतलब है कि जैसे हम देखते हैं कि बिल्डिंग्स बन रही हैं बहुत बड़ी बड़ी,
जो भी डैम्स ब्रिजेस बनते हैं ये सब सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट होते हैं। और सेकेंडरी इंडस्ट्री में ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का पार्ट होते हैं, क्योंकि हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, हम बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डैम्स ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पार्ट होती है। Now, coming to the tertiary industry. Tertiary industry involves providing services and facilitating a smooth flow of goods and services in the market. तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है या सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या है टर्शरी इंडस्ट्री का? वो हेल्प करता है फैसिलिटेटिंग अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। यानी कि टर्शरी इंडस्ट्री जो है वो एज अ सपोर्ट सिस्टम काम करता है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए। वो हेल्प करता है कि जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है उन सब प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का एक स्मूथ फ्लो बना रहे हैं मार्केट में। यानी कि फार्म से चीज़ें या जो माइनिंग साइट है उनसे चीज़ें सेफली स्मूथली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तक पहुँचें, और वहाँ पर चीज़ें प्रोसेस होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद या तो अगली इंडस्ट्री में या फिर मार्केट में सेफली पहुँच जाएं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो सर्विस इंडस्ट्री या टर्शरी इंडस्ट्री में वो होती हैं वो है ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग। अब ये पांचों चीज़ें आप लोगों ने अपनी लाइफ में कई बार सुनी होंगी। आई होप इन सब की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट, जो भी व्हीकल्स चलते हैं लाइक ट्रक्स, जो कि गुड्स को फार्म साइट से फैक्ट्री तक पहुँचाते हैं और फैक्ट्री से मार्केट तक पहुँचाते हैं। बैंकिंग, जो कि बैंक्स बेसिकली होते हैं, यानी कि वो हेल्प करते हैं क्रेडिट प्रोवाइड करने में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को, लोन्स प्रोवाइड करते हैं वो फार्मर्स को। तो बैंकिंग का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में, बिकॉज चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई हैं। कई बार ऐसा होता है कि फंड्स अवेलेबल नहीं होते, कैपेसिटी होती है, आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, आप एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो सकता है एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर फंड्स का क्रंच है तो आप वो नहीं कर पाएंगे। उस केस में बैंकिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड थिंग इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग बेसिकली स्टोरेज होती हैं जहाँ पर हम अपने गुड्स को स्टोर करके रखते हैं। देखो, सर्विसेज स्टोर नहीं की जा सकती ना, तो सिर्फ और सिर्फ गुड्स को स्टोर किया जाता है। अब गुड्स को स्टोर क्यों किया जाता है? ताकि वो चीज़ें खराब ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टमाटर है या कोई भी सब्जी है या फल है, वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ग्रो होते हैं, या तो रबी सीजन में या खरीफ सीजन में। ये चीज़ें आपने साइंस में या ज्योग्राफी में अपनी पढ़ी होंगी। तो लेकिन उनकी सप्लाई तो पूरे साल चाहिए। जैसे आलू है, पोटैटो जो है वो मोस्टली विंटर सीजन में आता है मोस्टली। अब जब सीज़न है, या राइस जो है वो रेनी सीजन में सो किया जाता है, अराउंड विंटर सीजन में उसकी क्रॉप को कट किया जाता है। लेकिन राइस की सप्लाई पूरे साल पूरे नेशन में पूरे इंडिया में रिक्वायर होती है। तो उस केस में उस राइस को वेयर हाउस में, किसी गोडाउन में, किसी स्टोरेज में सेफली स्टोर करके रखा जाता है, ताकि मार्केट में कॉन्टिन्यूस सप्लाई बनी रहे, मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को लेकर इन्फ्लेशन ना आए। नेक्स्ट थिंग इज इंश्योरेंस। आज की डेट में अनसर्टेनिटी और रिस्क हर चीज़ में है। हो सकता है आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, लेकिन रास्ते में फायर लग जाए, आग लग जाए, टेररिस्ट अटैक हो जाए, चोरी हो जाए, कोई भी ऐसा रिस्क हो सकता है। गुड्स स्पॉइल हो जाए रास्ते में गर्मी की वजह से, बारिश की वजह से। तो उस केस में जो बिजनेस है उसको लॉस ना हो, इसीलिए इंश्योरेंस का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में तीनों ही इंडस्ट्रीज के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट थिंग इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को हेल्प करता है इंफॉर्मेशन सप्लाई करने में कंज्यूमर्स को। आपने आज की डेट में अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे। हर एक फ्रेंचाइजी, हर एक कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट्स कर रही है। डाबर की एड्स आती हैं, पिज्ज़ा हट, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, एक छोटे से छोटे प्रोडक्ट की भी एड्स आती हैं। यहाँ तक कि आप अगर अपना इंस्टाग्राम खोलते हैं तो जो इन्फ्लुएंसर्स आजकल फूड स्टॉल्स की या फिर कोई किसी भी कैफ़े की वीडियोस बनाते हैं, वो सब भी
इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का या एडवर्टाइजिंग का पार्ट है। बिजनेसेस उन्हें अलाउ इसीलिए कर रहे हैं उनके शॉप्स की या उनके कैफ़ेज़ की वीडियो बनाने के लिए, ताकि उनकी एडवर्टाइजिंग हो सके, उनका प्रमोशन हो सके, लोगों को पता चल सके उनके बिजनेस के बारे में। Now coming to the next, we will be talking about the concept of trade. What is trade? Buying and selling of goods and services with the aim of earning profit is known as trade. अब ट्रेड में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या एक्सट्रैक्टिंग इन्वॉल्व नहीं होती। ट्रेड बेसिकली फॉर एग्जांपल एक होलसेलर है। होलसेलर क्या करता है, वो मैन्युफैक्चरर्स से गुड परचेज करता है और जो रिटेलर्स होते हैं उनको सेल करता है। बीच में वो अपना एक मार्जिन ऑफ प्रॉफिट रखता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसने होल मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदे 1000 यूनिट्स और एक यूनिट का उसको प्राइस पड़ा 5 रुपये। उसने आगे रिटेलर को 100 यूनिट्स के लॉट में गुड्स बेचे 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। तो जो ये बीच में 3 रुपये का मार्जिन है, ये होलसेलर का प्रॉफिट है। और ये होलसेलर कैसे अर्न कर रहा है? बाय करके गुड्स को मैन्युफैक्चरर से और सेल करके उन गुड्स को रिटेलर को। जो वो मार्जिन अर्न कर रहा है, जो वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इस पूरे मॉडल को हम ट्रेड कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट्स ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये इनेबल करता है कंज्यूमर्स को गुड्स परचेज करने में और मैन्युफैक्चरर्स को हेल्प करता है अपने गुड्स को मार्केट में कंज्यूमर तक पहुंचाने में। अब जो ट्रेड है इसके 2 तरीके होते हैं। पहला इंटरनल ट्रेड एंड दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल ट्रेड की। तो इंटरनल ट्रेड is concerned with buying and selling of goods and services within the geographical boundaries of a nation. It is also known as home trade or domestic trade. यानी कि इसका मतलब यह है कि जो भी ट्रेड विद इन द नेशनल बाउंड्रीज हो रहा है, फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर आप दिल्ली में ट्रेड कर रहे हो, दिल्ली से महाराष्ट्र, दिल्ली से उत्तर प्रदेश ट्रेड कर रहे हो, या उत्तर प्रदेश से आप केरला में ट्रेड कर रहे हो, तो ये सारा ट्रेड, ये सारे एग्जाम्पल्स इंटरनल ट्रेड का पार्ट है, क्योंकि ये सारे ट्रेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे इंटरनल ट्रेड के टाइप्स की। तो इंटरनल ट्रेड का टाइप 1 होता है होलसेल ट्रेड और टाइप 2 होता है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो होलसेल ट्रेड वो ट्रेड होता है जिसमें बल्क क्वांटिटीज की परचेज और सेलिंग इन्वॉल्व होती है। वहीं रिटेल ट्रेड में जो है, जो सेल क्वांटिटी होती है या जो परचेज क्वांटिटी होती है वो थोड़ी कम होती है। रिटेलर्स और होलसेलर्स के कॉन्सेप्ट से ये दोनों चीज़ें लिंक होती हैं। फॉर एग्जांपल, जो होलसेलर है वो किसी भी प्रोडक्ट के 1 या 2 यूनिट्स नहीं कर सकता। उसकी एक मिनिमम क्वांटिटी होती है कि आपको 1000 यूनिट्स या 5000 यूनिट्स या 10,000 यूनिट्स परचेज करने ही पड़ेंगे। तो यानी होलसेलर जो है वो बल्क क्वांटिटी में लो प्राइस में गुड्स को परचेज और सेल करता है। वहीं रिटेलर जो है वो इंडिविजुअल क्वांटिटी में भी चीज़ों को सेल करता है, लेकिन एक हायर प्राइस पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो होलसेल ट्रेड है वो विद इन द सप्लाई चेन ही इन्वॉल्व है, विद इन एक सप्लाई चेन का पार्ट है। वहीं जो रिटेल ट्रेड है वो अल्टीमेट कंज्यूमर से डील कर रहा है, वो एक्चुअल कंज्यूमर्स जो हैं उनको गुड्स प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है। अब सेकेंडली हम बात करेंगे एक्सटर्नल ट्रेड की। तो एक्सटर्नल ट्रेड सिंपल, जो ट्रेड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर हो रहा है, जो ट्रेड इंटरनेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल, हम इंडिया से यूएस से ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया से रशिया ट्रेड कर रहे हैं, या इंडिया से अफगानिस्तान या किसी भी और नेशन से हम ट्रेड कर रहे हैं। किसी भी 2 नेशंस के बीच में जब ट्रेड हो रहा है तो वो ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड का पार्ट होता है और उसे हम फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। अब एक्सटर्नल ट्रेड के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है इंपोर्ट ट्रेड। जब भी हम किसी फॉरेन कंट्री से गुड्स को डोमेस्टिक कंट्री में इंपोर्ट करते हैं, या फिर हम कहें कि किसी फॉरेन कंट्री से हम गुड्स को
डोमेस्टिक कंट्री में लेकर आते हैं परचेज करके, तो उसको इम्पोर्ट ट्रेड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, हम जो ऑयल है या पेट्रोलियम है उसको मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से खरीदते हैं और इंडिया में लेकर आते हैं, तो उसको, उस ट्रेड को हम इम्पोर्ट ट्रेड कहेंगे। वहीं एक्सपोर्ट ट्रेड इसका उल्टा होता है, जिसमें हम डोमेस्टिक कंट्री से कोई गुड्स बाहर किसी फॉरेन कंट्री में भेज रहे हैं, तो उसको हम एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया की आईटी सर्विसेज पूरी दुनिया में फेमस है। इंडिया जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर के नेशंस में जैसे यूएसए में, यूके में और भी कई सारी कंट्रीज में प्रोवाइड करता है। तो जो इंडिया की आईटी सर्विसेज हैं, इंडिया की जो आईटी सर्विसेज हैं वो एक्सपोर्ट ट्रेड का पार्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए नया है, एंट्रीपोर्ट ट्रेड, कि ये एंट्रीपोर्ट ट्रेड क्या होता है। तो आइए पढ़ते हैं। व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम अ कंट्री फॉर पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग इट टू अनदर कंट्री, इट इज नोन एज एंट्रीपोर्ट ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, एक गुड्स को सप्लाई करने के लिए रूट बनाया हमने। मान लीजिए एक गुड्स है जो रशिया से यूके सप्लाई कर रहे हैं हमें, लेकिन रशिया ने डिसाइड करा कि वो डायरेक्ट यूके को गुड्स देने की बजाय पहले गुड्स को इंडिया भेजेगा। पहले गुड्स को इंडिया में भेजेगा और फिर इंडिया से वो गुड्स यूके जाएंगे। तो इस ट्रेड को एंट्रीपोर्ट ट्रेड कहते हैं। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करती है और फिर उसे तीसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर देती है, तो इस पूरे ट्रेड सिस्टम को हम एंट्रीपोर्ट ट्रेड कहते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। हमने तीन इंडस्ट्रीज के बारे में समझा। हमने पढ़ा प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, टर्शरी इंडस्ट्री क्या होती है। फिर हमने पढ़ा ट्रेड क्या होता है। ट्रेड के दो टाइप्स पढ़े हमने, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, उनके सब पार्ट्स पढ़े। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ट्रेड के ऑक्सिलरीज या उनका ट्रेड जो होता है उसका सपोर्ट सिस्टम क्या है, ये हमने अभी टर्शरी इंडस्ट्री में भी पढ़ा। तो बच्चों देखो, टर्शरी इंडस्ट्री और ट्रेड ऑक्सिलरीज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही एस्पेक्ट्स हैं उन लोगों के। जैसे कि हमने पढ़ा बैंकिंग के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, हमने पढ़ा एडवर्टाइजिंग के बारे में, फाइनेंस के बारे में। जो भी चीज़ें हमने टर्शरी इंडस्ट्री में पढ़ी वही सब चीज़ें ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होती हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि टर्शरी इंडस्ट्री की चीज़ें मेजरली हमने इन दोनों को अब कैटेगराइज क्यों करा है। अगर हम उसका रीज़न समझें तो जो टर्शरी इंडस्ट्री की चीज़ें हैं वो इंडस्ट्री रिलेटेड है, यानी कि वो प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, उसको सपोर्ट कर रही हैं। वहीं जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हैं वो स्पेसिफिकली ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड है। तो बात करते हैं जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस की। तो बिजनेस एक्टिविटीज कैन नॉट बी अंडरटेकन अनलेस फंड्स आर अवेलेबल फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, परचेजिंग रॉ मटेरियल and meeting other expenses. Necessary funds can be obtained by businessman from a bank. तो जो हमने अभी ऊपर बात करी थी कि बैंकिंग सेक्टर का आज की डेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बिजनेस के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें फंड्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। आज की डेट में बिजनेस आइडियाज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट इस वजह से नहीं किया जा सकता क्योंकि फंड्स की कमी होती है, फंड्स का क्रंच होता है। बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर जो है, जो कि जिन्हें हम NBFCs कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, इनका रोल इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इकोनॉमी की ग्रोथ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आज की डेट में। बात करेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन हम सभी को पता है लाइफलाइन है बिजनेस की, क्योंकि अगर हमने गुड्स को किसी फार्म साइट से या किसी माइनिंग साइट से फैक्ट्री में लाना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है।
हमें फाइनल गुड्स को, फिनिश गुड्स को अपनी फैक्ट्री से मार्केट में भेजना, उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फैसिलिटेट करती है मूवमेंट को, किसकी, रॉ मटेरियल की प्लेस ऑफ प्रोडक्शन तक और फिनिश गुड्स की प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक। यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो प्लेस यूटिलिटी भी क्रिएट करती है। प्लेस यूटिलिटी हम एक टर्म है जो यूज कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस। हमने बात करी कि इंश्योरेंस जो है वो बिजनेस रिस्क कवर करने में हेल्प करता है, यानी वो बिजनेस की अनसर्टेनिटी जो है उसको टैकल करने में, या जो एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट बिजनेस के अराउंड क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, उस रिस्क को हैंडल करने में, उस रिस्क को कंट्रोल करने में इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। जैसे कि फायर इंश्योरेंस होती है, हमारी थेफ्ट इंश्योरेंस होती है, हमारी मरीन इंश्योरेंस होती है। ये सब चीज़ों को हम अभी आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इंश्योरेंस किस किस टाइप की होती है, क्या इंश्योरेंस का क्या इंश्योरेंस रोल प्ले करती है बिजनेस में, इन सबको हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि इंश्योरेंस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आज की डेट में बिजनेसेस में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का क्या मतलब है, हमने अभी पढ़ा ही था कि जो स्टोरेजेस बनाई जाती हैं जहाँ पे हम गुड्स को स्टोर करके रखते हैं ताकि थ्रू आउट द ईयर हम उसकी सप्लाई मार्केट में कर सकें और एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई मार्केट में प्रोडक्ट्स की बनी रहे। कभी भी ऐसा ना हो कि डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है इकोनॉमी में, वो सिचुएशन क्रिएट ना हो इन्फ्लेशन वाली, उसके लिए वेयर हाउसिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। Now coming to the last, communication and advertising. You all know communication और advertising की आज की डेट में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। रीज़न, आज की डेट में हर रोज़ एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है। चाहे आप मोबाइल फ़ोन्स की बात कर लो, चाहे आप कार्स की बात कर लो, टू व्हीलर्स की बात कर लो, चाहे आप किसी फूड प्रोडक्ट की बात कर लो, हर रोज़ डेली मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आप देख सकते हो। आप डेली गूगल पर जाओ, सर्च करो प्रोडक्ट लॉन्च टुडे इन इंडिया, एटलीस्ट एक प्रोडक्ट आपको किसी ना किसी सेक्टर में, किसी ना किसी इंडस्ट्री में आपको ज़रूर मिलेगा जो उस दिन लॉन्च हो रहा होगा। आप आज भी गूगल करके देखना कि आज इंडिया में कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है या नहीं, और कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उस प्रोडक्ट का नाम और उस प्रोडक्ट को किस कंपनी ने लॉन्च करा है उसको कमेंट करना। यह आपका आज का टास्क है, ठीक है ना। तो अभी क्लास के बाद गूगल पर जाना, सर्च करना आज इंडिया में कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उस प्रोडक्ट का क्या नाम है और उस प्रोडक्ट को किस कंपनी ने लॉन्च किया है। तो प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट की कंपनी का नाम, उस दोनों को कमेंट करना। तो बात करते हैं कम्युनिकेशन की और एडवर्टाइजिंग की। तो ये दोनों बच्चों इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। हम जो एडवर्टाइजिंग करते हैं वो भी कंज्यूमर को कम्युनिकेट करने के लिए ही करते हैं चीज़ों को। साथ ही कम्युनिकेशन में जो है पोस्टल सर्विसेज या टेलीफोन फैसिलिटीज़ भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब पोस्टल सर्विसेज या टेलीफोन फैसिलिटीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है कंपनी के लिए? कोरियर सर्विस जो आज की डेट में होती है, आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो वो आपके घर पे कई बार ब्लू डार्ट से या शेडो फैक्स ऐसी कंपनी से आता है, तो ये कोरियर सर्विस कंपनीज है। अगर ये ना हो तो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा कंपनीज के लिए। या तो उन्हें फिर इन हाउस सिस्टम बनाना पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, या फिर कंज्यूमर को खुद मार्केट पर या फैक्ट्री आउटलेट्स पर जाना पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट कर देगा और कंज्यूमर्स के लिए भी एक प्रॉब्लम या हैसल की सिचुएशन अराइज कर देगा। वही टेलीफोन फैसिलिटीज़ इसीलिए आज की डेट में इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि कस्टमर केयर का एग्जांपल। हमें कोई भी प्रोडक्ट में इशू होता है, हमें कोई भी कंप्लेंट होती है, हमें कोई भी सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, हम कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, सर्विस बुक करते हैं, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, आपका प्रोडक्ट चेक करते हैं, कोई रिपेयर की रिक्वायरमेंट होती है उसे करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आप सोचिए अगर ये कस्टमर केयर सर्विस ना हो, अगर ये टेलीफोन फैसिलिटी ना हो और आपके प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? या तो आपको जहाँ से आपने गुड्स परचेज करे थे वहाँ जाना पड़ेगा,
या हो सकता है वो कहे कि सर आपको तो इसके लिए कंपनी में डायरेक्ट कंप्लेन करनी पड़ेगी, तो आपको कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस पर जाना पड़ेगा। तो ये कितना ज़्यादा एक हेक्टिक सिचुएशन हो जाएगी, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगी। लेकिन टेलीफोन फैसिलिटीज़ के थ्रू आप कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसका रेजोल्यूशन लीजिए। बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की। तो आज की डेट में एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि जब तक आप चीज़ों का एडवर्टाइज नहीं करोगे तब तक आप लोगों को बता ही नहीं सकते कि हम भी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। जो एग्जांपल मैंने पहले भी लिया था, आजकल फूड ब्लॉगर्स हैं, हर चीज़ का ब्लॉग बन रहा है, हर कोई अपना इंस्टाग्राम पेज बना रहा है, सोशल मीडिया पेज हैंडल्स बना रहा है, वहाँ पर अपने बिजनेस के बारे में पोस्ट कर रहा है, क्रिएटिव रील्स बना रहा है, कंटेंट बना रहा है। उस सब का रीज़न यही है क्योंकि कंज्यूमर इज़ द अल्टीमेट किंग इन द मार्केट। आपको कंज्यूमर तक पहुंचना ज़रूरी है। अगर आप कंज्यूमर को नहीं बताओगे कि हम भी मार्केट में हैं, तो कंज्यूमर आपको ढूंढने कभी नहीं आएगा। आज की डेट में मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि कोई भी कंज्यूमर आपको ढूंढने नहीं आएगा। आपको खुद जाना पड़ेगा उस कंज्यूमर के पास कि सर हम भी मार्केट में वो प्रेजेंट हैं, या मैम हम भी मार्केट में हैं, आप हमारा गुड्स ट्राई कीजिए, हमारे प्रोडक्ट को ट्राई कीजिए, रिव्यू दीजिए, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपने देखा होगा, आप कई बार किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कियोस्क लगे होते हैं जो कि आपको प्रोडक्ट्स ट्राई करने के लिए भी देते हैं कि सर ये हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, मैम हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, आप इसको ट्राई कीजिए, रिव्यूज़ दीजिए, फीडबैक दीजिए, या इसका एक छोटा सैम्पल परचेज कर लीजिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सब एडवर्टाइजिंग का या मार्केटिंग का पार्ट है, क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इन सब की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो आई होप आज हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो आप सभी लोगों को समझ आया होगा। किसी भी पॉइंट में अगर आप लोगों को डाउट है तो गाइस मैं फिर कह रहा हूँ, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट्सएप पर ग्रुप जो है उस पर पोस्ट कर दो। हर डाउट का रेजोल्यूशन होगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, डाउट ज़्यादा हो तो, या हो सकता है मैं कहीं किसी और काम में बिजी हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आई गारंटी यू कि डाउट्स का रेजोल्यूशन 100% होगा। और जैसे ही हमारा चैप्टर ये ख़त्म होगा तो ये नोट्स की पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ पर आराम से इन नोट्स को एक बार, दो बार, कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। देखो मैं आपको कुछ और नहीं कह रहा, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पर और आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व होंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, तो डू ज्वाइन देम। एंड तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। आज की क्लास में से बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।